अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर हमारा 10 चल रहा है जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग 3 चीज़ें जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से सबसे पहली जो है वो इलास्टिसिटी है, फिर स्ट्रेस है और फिर स्ट्रेन है। इलास्टिसिटी जो है ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी है और स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है ये क्वांटिटीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी की डेफिनेशन के साथ। और डेफिनेशन के मुताबिक फिनोमेना कम्स इलास्टिसिटी। तो ये इलास्टिसिटी की डेफिनेशन है जो कि बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जो मटेरियल बॉडीज़ के पास होती है। और इस डेफिनेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल लेट करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रबड़ बैंड है और मैं उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं, यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊं। और जब ये डिफॉर्मिंग फोर्स और ये एक्सटर्नल फोर्स मैं हटाऊंगा, रिमूव करूंगा, तो जो रबड़ बैंड है वो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापसी आ जाएगी। तो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन जो यहाँ लिखी है वो यही बता रही है कि ऐसा फिनोमेना, ऐसा प्रोसेस कि जिसके अंदर एक मटेरियल बॉडी कम बैक्स टू इट्स ओरिजिनल शेप, अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापस आ जाए वो मटेरियल बॉडी आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। जो उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लग रही है उसके हटाने से, उसके रिमूवल से अगर कोई मटेरियल बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापसी आ जाती है तो हम इस प्रॉपर्टी को या इस चीज़ को, इस फिनोमिना को इलास्टिसिटी बोलते हैं। और ये प्रॉपर्टी जो है वो अक्सर हमारे सॉलिड्स के अंदर पाई जाती है, मेटल्स वगैरह के अंदर। और इसको समझने के लिए ये हमारे पास एक स्केल है और फॉर एग्जांपल ये जो है वो इसकी ओरिजिनल शेप है, ओरिजिनल शक्ल है। और अगर इसके ऊपर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊं अपने थंब से तो ये कर्व हो जाएगा, यानी कि इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। अब इसकी शेप चेंज होगी और अब अगर हम लोग डेफिनेशन पढ़ें कि ऐसा फिनोमेना कि जिसके अंदर मटेरियल बॉडी जो हमारे पास स्केल है कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, ये अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापस आ जाए आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। कि जब मैं ये फोर्स जो मैंने इसके ऊपर लगाई हुई है जिसने इसको डिफॉर्म कर दिया है, यानी कि इसकी फॉर्म जो है वो चेंज कर दी है, तो जब मैं इसको रिमूव करूँ तो ये अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापस आ जाए। तो इस प्रॉपर्टी को जो इस मटेरियल बॉडी के पास है हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं। और इस इलास्टिसिटी की भी एक लिमिट होती है, जिस लिमिट के बाद जो है वो या तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कुछ परमानेंट चेंज आ जाता है या तो फिर वो ब्रेक हो जाता है। और वो लिमिट जो है उसको हम लोग इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। और इलास्टिक लिमिट क्या है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जो है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो स्ट्रेस को सिर्फ इस तरह से समझें कि ये डिफॉर्मिंग फोर्स ही है जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस आफ्टर विच द बॉडी डज नॉट exhibit the property of elasticity। तो ये हमारे पास एक इलास्टिक लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल कि इसके ऊपर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊं और इसको बढ़ाते 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 उस पॉइंट पे ले जाऊं, उस वैल्यू पे ले जाऊं कि जिसके बाद जो है इसके अंदर परमानेंट चेंज आ जाए। परमानेंट चेंज का मतलब कि इसके बाद अगर मैं ये डिफॉर्मिंग फोर्स हटाऊँ तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस ना आए, ऐसे ही टेढ़ा हो जाए या फिर ये टूट जाए। तो इस मैक्सिमम वैल्यू को, इस पॉइंट को हम लोग इलास्टिक लिमिट बोलते हैं कि उस पॉइंट के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी एग्जिबिट नहीं करता। मतलब ये कि जब हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापसी नहीं आता, बल्कि या तो उसके अंदर परमानेंट चेंज आ जाता है या तो फिर वो जो है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो ये हमारे पास इलास्टिसिटी थी, उसकी डेफिनेशन, और साथ ही साथ इलास्टिक लिमिट थी। अगर इसके हम लोग रीज़न के ऊपर जाएं
कि ये प्रॉपर्टी मटेरियल्स के पास क्यों होती है, किस वजह से होती है, तो इसका जवाब जो है वो हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर जो है वो देती है। कि हमने पढ़ा था कि सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं और इनके दरमियान जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। टाइटली पैक्ड होते हैं सॉलिड के मॉलिक्यूल्स और इनके दरमियान जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। तो जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हो रही होती है या फिर इसकी शेप चेंज की जा रही होती है या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स जो है इसके ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं हम लोग, तो जो इनके दरमियान, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, वो जो है वापसी उस ऑब्जेक्ट को खींचती हैं, अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर लेके आती हैं। और इनकी भी एक लिमिट होती है जिस लिमिट तक जो है जाके ये इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं और उस लिमिट के बाद जो है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाती है, फिर परमानेंट चेंज आ जाता है या तो फिर वो ऑब्जेक्ट ब्रेक हो जाता है। तो रीज़न क्या है इलास्टिक होने का मटेरियल्स के? उनकी स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस या फिर जो बॉन्ड्स हैं उनके दरमियान, उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वही उस ऑब्जेक्ट को जो है वापसी अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर खींचते हैं और ये इसका रीज़न है कि बॉडीज़ जो हैं वो इलास्टिक होती हैं। तो ये थी हमारे पास इलास्टिसिटी। अब बढ़ते हैं हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन की तरफ, जो कि दो क्वांटिटीज़ हैं। और इन क्वांटिटीज़ के पढ़ने के बाद हम लोग इस काबिल होंगे कि हम हुक्स लॉ को जो है वो पढ़ सकें। हुक्स लॉ जो है वो फिर अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज स्ट्रेस और स्ट्रेन को जो है वो डिस्कस करते हैं। When a body length, volume which resist stress, तो ये स्ट्रेस की डेफिनेशन है कि when a body is made to change in length, volume और shape, कि जब हम किसी बॉडी की लेंथ, वॉल्यूम या फिर शेप को चेंज कर रहे होते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके, मतलब फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है और उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करके या तो उसकी लेंथ के अंदर या तो वॉल्यूम के अंदर या तो शेप के अंदर कुछ चेंज लेके आ रहे हैं टू कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। अब जैसा कि हमने न्यूटन के थर्ड लॉ के अंदर पढ़ा था कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जितनी भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्सेस अप्लाई कर रहे होते हैं उनका कुछ ना कुछ अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन मिल रहा होता है हमें। तो अब फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक बॉडी है, इलास्टिक बॉडी है और उसके ऊपर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसकी लेंथ, वॉल्यूम या फिर शेप चेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रॉड है और इसके ऊपर हम यूँ फोर्स लगा रहे हैं इसकी शेप को चेंज करने के लिए, यानी कि लेंथ को चेंज करने के लिए, मतलब ताकि ये खिंच जाए या फिर इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि बॉडी को इक्विलिब्रियम के अंदर रखने के लिए, यानी कि जो ये एक्सटर्नल फोर्स है इसके मुकाबले में एक रेजिस्टिंग फोर्स जो है वो जनरेट करनी पड़ेगी इसको इक्विलिब्रियम के अंदर रखने के लिए। क्योंकि इक्विलिब्रियम के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जितनी भी फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं उनका सम जो है वो ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल कि कोई बॉडी रेस्ट के अंदर पड़ी हुई है तो लाजमी सी बात है कि जो इसके ऊपर फोर्सेस हैं, यानी कि इसकी वेट की फ़ोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में जो नॉर्मल रिएक्शन की फ़ोर्स जो है वो इसके ऊपर लग रही है इस सरफेस से, ये दोनों बैलेंस कर रही हैं। तो यहाँ पे भी बॉडी को इक्विलिब्रियम के अंदर रखने के लिए, इस बॉडी को इक्विलिब्रियम के अंदर रखने के लिए चूँकि हमने एक एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इसके ऊपर अप्लाई की है इस डायरेक्शन में, ताकि हम इसकी जो लेंथ है ये इंक्रीज़ कर सकें, तो क्या होगा, द अपोजिंग फोर्स पर यूनिट एरिया एक्ट्स ऑन द बॉडी विच रेजिस्ट सच अ चेंज, कि जो बॉडी के इंटरनल मॉलिक्यूल्स हैं या बॉडी की ही तरफ से एक रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट होगी जिसका इफ़ेक्ट जो है या फिर जिसको हम लोग पर यूनिट एरिया जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि एरिया भी जो है वो डिपेंड करता है क्योंकि इसका जितना ज़्यादा एरिया होगा, यानी कि जितना बड़ा इसका साइज़ होगा, हमें उतनी ज़्यादा फोर्स जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी इसकी लेंथ के अंदर चेंज करने लाने के लिए।
और उतनी ही ज़्यादा फोर्स जो है इस पूरे के पूरे मटेरियल को लगानी पड़ेगी इस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए। अब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और जो मॉलिक्यूल्स होंगे इसके वो एक अपोजिंग फोर्स जनरेट करेंगे इसी बॉडी के अंदर, और ये जो अपोजिंग फोर्स होगी ये इंटरनल फोर्स होगी जो कि अराइज हो रही होगी फ्रॉम द डिफॉर्मेशन, जो हम डिफॉर्मेशन लाना चाह रहे हैं उसकी वजह से ये फोर्स अराइज हो रही है। अब हमें पता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक। तो अगर हम इनको इस तरफ खींचेंगे तो इसके जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में बिल्कुल ग्लूड हुए हैं, मतलब टाइटली पैक्ड हुए हैं। तो ये रेजिस्ट करेंगे, यानी कि ये इसकी लेंथ के अंदर या इसकी वॉल्यूम के अंदर या इसकी शेप के अंदर चेंज लाने नहीं देंगे हमें। तो उसकी वजह से जो बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्स जनरेट होती है जो कि यूनिट एरिया के ऊपर हम लोग मेजर कर रहे होते हैं, या फिर उस फोर्स का यूनिट एरिया के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है वो देख रहे होते हैं, तो वो जो है वो स्ट्रेस कहलाता है। और ये जो इंटरनल फोर्स होती है इसका और जो हमारी एक्सटर्नल फोर्स होती है इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है वो आपस में बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि हमें पता है कि जितनी हम एक्सटर्नल फोर्स जो है वो लगाएंगे इसकी शेप को चेंज करने के लिए, जो बॉडी है उसके जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स हैं वो उतनी ही इंटरनल फोर्स जो है वो लगाएंगे इसके ऊपर इसको रोकने के लिए या फिर इस फोर्स को रोकने के लिए। तो अक्सर हम क्या करते हैं कि इसी अप्लाइड फोर्स को पर यूनिट एरिया लेते हैं और बोलते हैं कि यही जो है वो स्ट्रेस की वैल्यू है, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर जो अपोजिंग फोर्स जनरेट हो रही होगी वो इसी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। तो इसको स्ट्रेस को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। ये एक ग्रीक लेटर का सिंबल है जिसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं। तो इस सिंबल से हम लोग स्ट्रेस को जो है वो डिनोट करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर कहीं भी आपको सिग्मा लिखा हुआ नज़र आए तो वो स्ट्रेस होगा, और अगर इसका फार्मूला बनाए तो जो इसका फार्मूला होगा द अपोजिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, सिग्मा जो है वो इक्वल है फोर्स पर यूनिट एरिया। अपोजिंग फोर्स मतलब कि जो इंटरनल उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो रेजिस्टिंग फोर्स जो वो जनरेट करते हैं हमारी अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट, उसको अपोजिंग फोर्स बोल रहे हैं। और हम यहाँ पे जो है वो वही अप्लाइड फोर्स ही ले रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा दोनों का। मतलब ये वाली फोर्स जो कि इंटरनल है अपोजिंग है, और ये वाली फोर्स जो कि एक्सटर्नल है इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तो हम अक्सर जो स्ट्रेस फाइंड कर रहे होते हैं जो कि उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है उस बॉडी के अंदर, हम उसको एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो बराबर होगा। तो ये इसका फार्मूला है स्ट्रेस का, स्ट्रेस कैलकुलेट करने का। और अगर इसकी यूनिट देखें तो यूनिट इसकी क्या बनेगी, ऊपर हमारे पास जो है वो न्यूटन है और नीचे एरिया है, और एरिया की यूनिट जो होती है वो मीटर स्क्वायर होती है। और ये था हमारे पास स्ट्रेस जो कि सिर्फ और सिर्फ एक अपोजिंग फोर्स है जो कि बॉडी के अंदर इंटरनल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जनरेट करते हैं। और इस फोर्स को अगर हम पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो है वो स्ट्रेस आता है। तो अब बढ़ते हम लोग अपनी दूसरी चीज़ की तरफ जो कि स्ट्रेन है। स्ट्रेन, when the stress length volume or is called strain। ये स्ट्रेन की छोटी सी डेफिनेशन है कि जो चेंज आता है स्ट्रेस की वजह से, हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें और उस स्ट्रेस की वजह से या तो उस बॉडी की लेंथ के अंदर कुछ चेंज आए, या तो वॉल्यूम के अंदर चेंज आए, या फिर शेप के अंदर चेंज आए, उस चेंज को जो है हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेस की वजह से जो भी चेंज आ रहा है बॉडी के अंदर, चाहे वो लेंथ के अंदर हो, चाहे वॉल्यूम के अंदर हो,
चाहे शेप के अंदर हो, उसे हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। और इसे हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय एक और ग्रीक लेटर जिसे हम लोग एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन। ये बेसिकली स्ट्रेन का जो है वो सिंबल है। इस तरह का ई आपको कहीं भी लिखा हुआ नज़र आए इस तरह का, तो ये जो है वो स्ट्रेन को शो कर रहा होता है, या फिर ये स्ट्रेन की वैल्यू होती है। अब स्ट्रेन की भी कुछ टाइप्स हैं जिसके अंदर से हम लोग एक जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि ये वाली चेंज इन लेंथ, कि इफ़ द स्ट्रेस brings change in length, then the strain is longitudinal. कि अगर जो हमारा स्ट्रेस है वो किसी ऑब्जेक्ट की सिर्फ और सिर्फ लेंथ के अंदर चेंज लेके आ रहा है, तो उसे जो है हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर जो है वो हमने फोर्स लगाई है, और इस फोर्स ने या फिर इस स्ट्रेस ने फोर्स पर यूनिट एरिया जो इस फोर्स की वजह से इस पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर जनरेट हो रही है, उस स्ट्रेस की वजह से अगर इसके अंदर कुछ चेंज आया इसकी लेंथ के अंदर, मतलब ये स्ट्रेच होके यहाँ से यहाँ तक आ गई है, तो ये जो चेंज होगा ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाएगा। और इस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है वो हमारे पास होता है चेंज इन लेंथ और अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। और अगर इसको शॉर्ट में लिखें, सिंबल्स बना के लिखें, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये जो एप्सिलॉन के साथ ये एक छोटा सा डॉट लगा है, ये नॉट लगा है, ये हमें ये बता रहा है कि हमारे पास जो स्ट्रेन है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। स्ट्रेस की एक टाइप है जो कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास एक रॉड था और इसके ऊपर जो है वो हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, फिर स्ट्रेस जो है हमने इसके ऊपर अप्लाई किया, और इसके अंदर जो चेंज आया वो फॉर एग्जांपल इतना सा आ गया, मतलब ये स्ट्रेच हो गया। तो यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? फॉर एग्जांपल इस रॉड का जो एरिया था वो कुछ ना कुछ था, उसकी कुछ वैल्यू थी, तो फोर्स अपॉन एरिया जो है वो हमें स्ट्रेस की वैल्यू देगा। जबकि ये जो चेंज आया इसकी लेंथ के अंदर, और जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी यहाँ से यहाँ तक की, और ये जो है वो इतना सा इसकी अंदर जो है वो चेंज आया है, तो हमारे पास जो स्ट्रेन की वैल्यू आएगी, स्ट्रेन की वैल्यू आएगी वो आएगी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जो कि ये रहा, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका। तो ये हमारे पास स्ट्रेस था और ये जो थी चीज़ ये हमारे पास स्ट्रेन थी। अगर हम स्ट्रेन के यूनिट की बात करें तो इट हैज़ नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर देखें तो जो चेंज इन लेंथ है, फॉर एग्जांपल कि ये एक रॉड है और इसके अंदर जो है वो इतना चेंज आया है यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एल, और ये जो थी यहाँ से यहाँ तक इसकी ओरिजिनल लेंथ थी। तो ये जो चेंज इन लेंथ है हम ये भी किस यूनिट के अंदर मेजर करते हैं? मीटर के अंदर। और जो ये ओरिजिनल लेंथ होती है इसकी, ये भी मीटर के अंदर होती है। तो स्ट्रेन की अगर यूनिट बनाएं इस फार्मूले को देखते हुए, जैसे कि हमने स्ट्रेस की यूनिट बनाई थी, स्ट्रेस जो था वो इक्वल था फोर्स अपॉन एरिया की, तो इसकी जो हमने यूनिट बनाई थी वो बनाई थी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि न्यूटन फोर्स की थी और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर थी। तो ये जो थी स्ट्रेस की
हमारे पास यूनिट बनी थी। अब इसी तरह अगर स्ट्रेन की यूनिट यहाँ पे लिखें तो स्ट्रेन की यूनिट कैसे बनेगी, ऊपर चेंज इन लेंथ है जो कि हम लोग मीटर के अंदर ही मेजर करते हैं, तो मीटर, और अपॉन ओरिजिनल जो लेंथ है ये भी मीटर के अंदर ही होती है, जो ऐसा ही यूनिट है मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगी और सिर्फ 1 बचेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये एक रेशियो है सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान। तो ये था स्ट्रेस और स्ट्रेन, और साथ ही साथ हमने शुरू में इलास्टिसिटी भी पढ़ी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग इन्हीं 2 चीज़ों को यूज़ करते हुए, स्ट्रेस और स्ट्रेन को यूज़ करते हुए हुक्स लॉ को डिफ़ाइन करेंगे और हुक्स लॉ को जो है वो डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।